सीएनबीसी आवास की फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम का मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचत और निवेश की जरूरत को समझाना और देश के फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ना। अपनी इस मुहिम को हम देश के स्कूल, कॉलेजेस और गांवों तक ले जा रहे हैं। अगर आप भी अपने गांव, रेसिडेंशियल सोसाइटी, ऑफिस, कॉलेज या स्कूल में जागरूकता फैलाना चाहते हैं और हमारी टीम की एक्सपर्ट एडवाइस चाहते हैं तो हमें लिखिए हमारे फेसबुक पर, सीएनबीसी आवास के पेज पर, या फिर आप हमारी वेबसाइट pehlakadam.in पर जाकर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। टीवी पर हमने आपके लिए पहली बार एक खास डिप्लोमा कोर्स शुरू किया है। पिछले हफ्ते हमने आपको इस पहले टर्म के 7 और 8 चैप्टर समझाए थे, जिसमें रिकरिंग डिपॉजिट और डेबिट कार्ड की बात हुई। इस हफ्ते आपको बताएंगे एटीएम और मोबाइल बैंकिंग के बारे में। मैं हूं प्रदीप पंड्या और मेरे साथ है पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट अर्णव पंड्या। अर्णव, शुरुआत करें आज के दिन की। जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, कई साल पहले से जब ये बातें शुरू हुई थी तो हम लोग पढ़ते थे, लिखते थे और सुनते भी थे कि आपको बैंक ब्रांच जाना नहीं पड़ेगा। और मुझे वाकई याद नहीं आ रहा है कि आखिरी बार कब मैं अपनी ब्रांच में गया था। नहीं, आपको तो अच्छा है कि पहले आप एक बार बैंक ब्रांच जाते हैं। आजकल तो ऐसे यंग कस्टमर्स है जो कभी बैंक ब्रांच गए ही नहीं है, यानी कि उनको पता कभी नहीं देखी। हाँ, कभी देखी ब्रांच होती कैसी है ये। हाँ, और वहां पर कैसे सब ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैश विड्रॉल होता है, वो तो पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज किया है और वो एटीएम को ज्यादा पहचानते हैं बैंक ब्रांच। तो ये क्या मुमकिन है, ये जो नए टाइप के कुछ बैंक्स आए हैं, आरबीआई ने अभी लाइसेंस दिए, क्या ये भी मुमकिन है कि इनमें से कोई बैंक ऐसा करे कि उनकी ब्रांच ही ना हो और फिर भी बैंकिंग चलती रहे? ऐसा आपको आगे जाते हुए मुमकिन दिखा ही देगा, क्योंकि ये जो नई बैंक्स है, खास करके पेमेंट्स बैंक और स्मॉल बैंक, और वहां पर जो टेक्नोलॉजी का यूज होने वाला है वो एक इस प्रकार का होगा जैसे हमने आज तक कभी देखा नहीं है। और वैसे आप धीरे धीरे देखिए कि पूरा जो आपके पैसों के साथ जुड़ा हुआ कोई भी ट्रांजैक्शन हो वो फिजिकल से होके इलेक्ट्रॉनिक जा रहा है। तो ये इस पूरी पहल को एक और बूस्ट देगा। और वहां पर आप देखेंगे कि काफी सारे लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ही अपने फंड्स के करते हैं। तो ये मुमकिन है और आगे जाके आपको देखने को भी ये मिलेगा। लेकिन अब भी चूंकि काफी कुछ काम तो कैश से करना ही पड़ता है, इसलिए अगर अब बैंक से पहली पहचान किसी की होती है तो शायद वो एटीएम के जरिए होती है। अकाउंट खुलवाने के बाद एटीएम तो लोग जाते ही हैं हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार। हाँ, अभी एटीएम तो एक जैसे नॉर्मल पार्ट ऑफ अपना प्रोसेस हो गया कि काफी सारे लोग तो क्या करते हैं, घर जाते वक्त एटीएम होके ही जाते हैं और जितना कैश चाहिए उतना विड्रॉ कर लेते हैं। अब एटीएम के बारे में क्या है कि हमारे वहां जिस प्रकार का उसका एक्सपेंशन हुआ है उस हिसाब से उसका बेनिफिट आपको सीधा दिखाई देता है। यानी कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप कैश विड्रॉ करने जाते हैं तो आपको बड़ी रकम लाके घर में रखनी पड़ती है, उसमें से अपनी जेब में लेके घूमना पड़ता है। लेकिन जब एटीएम सारी जगह पर हो, और खास करके यहाँ पर जहां पर आप कोई भी बैंक के एटीएम अप टू लिमिट फ्री यूज कर सकते हैं, तो वहां अब लोग क्या करते हैं कि जब कैश की जरूरत हो तभी बाजू के एटीएम में जाके विड्रॉ करके अपना समय बचाते हैं और अपने पास कोई कैश रखने या नया रखने की चिंता ही भूल जाते हैं। एक और मुझे इससे ध्यान में आ रही है बात कि क्या बैंक अकाउंट खुलवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि कौन सा बैंक ज्यादा विड्रॉवल की लिमिट दे रहा हो तो वो करें, या कुछ बैंक स्पेशल अकाउंट आपको ऑफर करते हैं, थोड़े प्रीमियम अकाउंट जहां पर आप थोड़ा ज्यादा पैसा रखें या एफडी रखें तो आपकी विड्रॉवल लिमिट बढ़ाई जाती है। इन चीजों पर भी फोकस रखना चाहिए अगर आप एटीएम पे इतना डिपेंडेंट है। हाँ, देखिए, जैसे जब आप शुरुआत करते हैं तब आपको नॉर्मल एक डेबिट कार्ड, अब क्या होता है कि अब एटीएम कार्ड तो नहीं है, क्योंकि उसका पूरा रिप्लेस हो गया है एक डेबिट कार्ड के साथ। यानी कि डेबिट कार्ड में आप एटीएम पर भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। तो ये जब शुरुआत कर रहे हो तब आपको डेबिट कार्ड से इतना बड़ा मतलब नहीं होगा कि उसकी लिमिट क्या है, क्योंकि जिस आपके शायद अकाउंट में बड़ा बैलेंस ना हो। पर जैसे जैसे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधरती जाए और उसमें डेवलपमेंट होता जाए, वैसे ये एक अच्छा पॉइंट हो जाता है। क्योंकि देखिए, अगर आपकी कैश रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा हो तो इस प्रकार का हायर कैश लिमिट रखना अपने एटीएम में कार्ड पे जरूरी है। क्योंकि देखिए, काफी सारे बैंक आपको 10,000 तक लिमिट देती है। एवरेज तो वही है। एवरेज तो वही है। तो अगर आपके पास एक ऐसा अकाउंट हो जहां लिमिट 25,000 हो या 20,000 हो तो वो आपके लिए एक रिलीफ हो। या फिर ये एक रीजन है कि क्यों एक से ज्यादा बैंक अकाउंट रखें? 2 कार्ड होंगे तो दोनों पे ज्यादा लिमिट होगी। नहीं, एक से ज्यादा बैंक अकाउंट तो रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम एक अकाउंट में हो गया तो कब क्या करेंगे। तो अब नॉर्मल हो चुका है कि आप एक से ज्यादा बैंक अकाउंट रखें, और इसमें एक में अगर आपका लिमिट थोड़ा ज्यादा हो तो वो भी अच्छा है, क्योंकि उससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और आपको ये भी प्लान करने को मिलता है कि किस बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, उस हिसाब से भी आप थोड़ा विड्रॉवल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो लोग ज्यादातर तो शायद कैश विड्रॉवल ही करते हैं।
पर एटीएम केवल कैश विड्रॉवल मशीन तो नहीं है। नहीं, अब एटीएम एक पूरा बैंक ब्रांच बन गया है। यानी कि अगर आपको आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि अगर आपको एक नई चेकबुक ऑर्डर करनी है तो वो आप एटीएम से कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आप यहाँ पे बता सकते हैं जिस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाँ, देखिए, आप पहले तो देखते थे कि सिर्फ कैश के लिए ही आप करते थे, लेकिन अब आप मान लीजिए कि आपको एक अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए या आपको बैलेंस चेक करना है, वो भी आप कर सकते हैं। और खास करके अब देखिए आपकी यूटिलिटी बिल्स है, तो इसमें जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, टाइम नहीं है, काम करना पड़ता है, उनके लिए ये सब लाइन में खड़े रह के बिल पेमेंट करना भी थोड़ी तकलीफ की बात होती है, तो वो सीधा बिल पेमेंट भी वहां पर कर सकते हैं। तो ये सब अगर आप पूरा लिस्ट देख लें तो इसमें आप काफी सारी चीजें एटीएम पे कर सकते हैं, जिसके लिए आप ये समझ जाइए कि आपको बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सब बेसिक ट्रांजैक्शंस यहीं पे हो जाते हैं। तो इनफैक्ट इसमें से काफी कुछ तो अभी तक मैंने भी नहीं किया, जैसे फंड ट्रांसफर एटीएम के जरिए मैंने नहीं किया, और बिल पेमेंट चूंकि ऑनलाइन होता है तो वो ज्यादा शायद कन्वीनियंट लगता है, पर अगर आप ऑनलाइन अकाउंट नहीं रखते तो आप एटीएम के जरिए भी बिल पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, और आप देखिए अपना मोबाइल रिचार्ज करना है तो ये भी आप कर सकते हैं। तो यानी कि जो भी ऑनलाइन आप कर रहे हो, लेकिन ये देखिए आप एक स्टेप आगे चले गए, यानी कि आपने ये पूरा एटीएम का जो स्टेप है वो उसको लीप फ्रॉग करके एक एडिशनल स्टेज पे चले गए। लेकिन काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको टेक्नोलॉजी से पहले थोड़ी थोड़ी चिंता होती है कि क्या मैं इसको हैंडल कर पाता हूं, तो वो नॉर्मली क्या करते हैं, पहले एटीएम पे आते हैं, एटीएम से फिर ऑनलाइन जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोग्रेशन है। तो अगले चैप्टर में हम फिर उसकी बात करेंगे ऑनलाइन की। लेकिन एक बात ये आपने बताई, कई तरह के ट्रांजैक्शन है, जाहिर है कि आजकल इसका काउंट रखा जाता है, जिस बैंक में आप हैं वो भी गिनता है कि आपने कितने ट्रांजैक्शन किए, और जब दूसरे बैंक के एटीएम पे जाते हैं तो वहां भी गिनती होती है कि आपने कितने ट्रांजैक्शन किए। एक लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शंस आप नहीं कर सकते। तो ये किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन हम करें, क्या वो काउंट हो जाएगा और क्या उस पर चार्ज लगेगा? हाँ, देखिए, पहले तो आप देख लीजिए कि आपके अकाउंट में कितने फ्री ट्रांजैक्शंस हैं, और जब फ्री ट्रांजैक्शंस होते हैं तब उसमें दोनों आ जाते हैं, यानी कि कैश विड्रॉल भी आ जाता है और नॉर्मल दूसरे ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग अगर आपने बैलेंस चेक किया तो वो भी आ जाता है। सिर्फ आपने बटन दबाया और बैलेंस पढ़ा, हाँ, तो उसके भी पैसे लग जाते हैं? नहीं, पैसे तो नहीं लगते, अगर आप क्रॉस कर चुके हो अपनी लिमिट। हाँ, अगर आपने फ्री लिमिट क्रॉस कर चुके होते तो उस पर आपको चार्ज लग जाए। यानी बैलेंस इंक्वायरी भी एक ट्रांजैक्शन है और एक अलग से ट्रांजैक्शन है, ये याद रखना है। हाँ, और अब देखिए कि ये बैंकों के लिए ये सब करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि क्या होता था पहले, एक बार आपने अपना डेबिट कार्ड अंदर डाला, पिन डाल दी, तो फिर आप 2-3-4 ट्रांजैक्शन एक साथ कर सकते थे। अभी हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपको वापस पिन एंटर करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से ट्रैक रखना भी बैंक के लिए काफी आसान हो गया है। तो आपको भी इसमें भी थोड़ा प्लानिंग करना चाहिए कि अगर आपके पास मोर देन वन कार्ड हो तो उसका बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अगर आप बहुत लोगों की आदत होती है, मैंने देखा है, वो एटीएम पे जाते हैं, पहले वो बैलेंस चेक करते हैं और फिर विड्रॉवल करते हैं। तो यानी अपना बैलेंस याद रखिए, या फिर पिछले वाली जो रिसीट है उसको पास में रखिए, ताकि पिछली बार आपको रिसीट मिली थी कि कितने पैसे बचे अकाउंट में, तो वो आपको ध्यान में रहे। या फिर आजकल तो एसएमएस पे भी आपको अलर्ट आता है, तो वो ऐसा कुछ एक्टिवेट करा लें, क्योंकि हाँ, ये रिस्की काम है कि आपने 1 से 2 ट्रांजैक्शन हो गए, केवल आपने बैलेंस चेक किया फिर पैसे निकाले। जरूर होता है, और तो लोग समझते होंगे कि एक ही किया। इसीलिए हम कहते हैं कि आप देखिए, बैंक अकाउंट खोलना और उसमें ट्रांजैक्शन करना तो एक बात है, आपको बहुत जरूरी है कि आप ध्यान से देखिए कि उसमें कौन से ट्रांजैक्शन कहां पर कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली क्या होता है कि आपको पता नहीं है और आपको चार्ज लग जाएगा। तो फिर ये चार्ज लगने के बाद आपको पता चलेगा। शायद काफी सारे लोगों को पता भी नहीं होता है, क्योंकि वो अपने स्टेटमेंट भी नहीं देखते और अभी स्टेटमेंट फिजिकली घर नहीं आते, या तो ऑनलाइन ईमेल पे आते हैं, या आपको कहीं जाके अपना अकाउंट स्टेटमेंट पढ़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा अटेंशन इस पे रखना जरूरी है, ताकि आपको गलत से कोई चार्ज एडिशनल ना लग जाए। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन एटीएम का इस्तेमाल करने के लिए आपको जाहिर है कि डेबिट कार्ड की जरूरत होगी। इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इसके इस्तेमाल में, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर, और हम आज बात कर रहे हैं एटीएम के इस्तेमाल की। और जाहिर है कि एटीएम का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जबकि आपके पास एक डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड हो, और आजकल एटीएम कार्ड की जगह डेबिट कार्ड ही दिया जाता है, जैसे कि अनब आप कह रहे थे। तो इस डेबिट कार्ड के इस्तेमाल में क्या क्या खास सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि डेबिट कार्ड और उसका पिन याद रखना पड़ता है और अपने पास हमेशा रखना पड़ता है।
खास करके देखिए डेबिट कार्ड में पिन बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपका पूरा अकाउंट खुल जाता है। तो अगर आपको पहली तो सावधानी यही रखनी चाहिए कि पिन सेफ रखें, दूसरों के पास वो पिन जाए नहीं। इसलिए खास करके क्योंकि जब आप डेबिट कार्ड कोई एस्टेब्लिशमेंट में यूज करते हैं, यानी कि शॉप में या रेस्टोरेंट में, तब आपका कार्ड जब मशीन में डाला जाता है आपको पिन एंटर करना पड़ता है, तब आप देख लीजिए कि किसी और के सामने न करें या किसी और को पिन न बताए कि आप मेरे हिसाब से एंटर कर दीजिए, क्योंकि इससे इसका मिसयूज हो सकता है। तो ये पिन का ध्यान रखना। और दूसरी बात यह कि जब आप ये डेबिट कार्ड यूज करें तब आप जरा थोड़ा सेफ्टी ये ध्यान रखें कि कहीं से आपकी ये डिटेल्स कोई चुरा ना ले, क्योंकि काफी सारे वेबसाइट्स पे अगर आप जाए और वहां पर ये यूज करें, या कोई इंटरनेशनल जगह पे जाए, आपके पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड हो और वहां पर कोई जगह पे यूज करें, तो वहां पर ऐसा एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके जो मैग्नेटिक स्ट्रिप में या इसमें से इंफॉर्मेशन चुरा लेता है। अब लेकिन ये भी रिस्क थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि आपके पास वो चिप बेस्ड कार्ड आ जाते हैं जिसमें आपको पिन एंटर करना पड़ता है, इसीलिए पिन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन ऑनलाइन एक डेंजर रहता है, तो ऑनलाइन पे आप वेबसाइट का यानी कि उसकी सिक्योरिटी चेक कर ले कि ये क्या है, सिक्योर जगह है, आपको जानते हैं, और ये सब करने के बाद ही वहां पर स्पेंड करें। तो ये बेसिक ध्यान रखने से आपको आपका डेबिट कार्ड का यूज भी सेफ और अच्छा रहेगा एक्सपीरियंस। लेकिन ये सिक्योरिटी चेक कैसे करेंगे? जब आप वेबसाइट पे जाए तो वहां आप ऊपर देख लीजिए वो HTTPS लिखा होता है जब वेबसाइट की शुरुआत होती है, तो एस फॉर सिक्योर्ड। तो ये HTTPS वाले जगह सेफ रहते हैं। और अगर आपके पास अगर अपने लैपटॉप से ही कर रहे हैं तो वहां पर अगर सॉफ्टवेयर भी है तो वो भी आपको बता देगा कि यहाँ पर सिक्योरिटी है या नहीं है। इसीलिए खास करके हम कहते हैं कि कोई बाहर की जगह पे जाके अननोन कंप्यूटर से ऐसा लॉगिन करके ये इस प्रकार का ट्रांजैक्शन न करे, क्योंकि वहां आपको पता नहीं कि कंप्यूटर पे कौन सा मैलिशियस सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। ओके, तो ये अनजानी वेबसाइट पे ट्रांजैक्शन करने में थोड़ा आप सावधान रहें। लेकिन ऑनलाइन पे हम आएंगे, अगला तो हमारा चैप्टर वही है। लेकिन एटीएम्स की चूंकि हम बात कर रहे थे और कार्ड की, एटीएम का जब हम इस्तेमाल करने जाते हैं लोग तो यही देखते हैं कि अंदर कोई है कि नहीं और जल्दी से जल्दी घुस जाते हैं, पर वहां पे भी बड़ी लिस्ट होती है कि क्या क्या चीजें आप ध्यान में रखें, हेलमेट ना पहने, किसी और को अंदर ना आने दें, और कहा जाता है कि मोबाइल ऑन ना रखें। ये सब क्यों है? देखिए, ये सिक्योरिटी के लिए है। अगर आप देखें तो हर एक जगह पर जहां पर एटीएम होता है वहां कैमरा रहता है, तो ये हेलमेट ना पहने इसीलिए है कि कैमरा में आप दिखाई दे कि आप कौन है, ताकि अगर फ्यूचर में इनको देखना पड़े कि किसने ट्रांजैक्शन किया या क्या हो, तो आप आइडेंटिफाई कर सकें। दूसरी बात, किसी और को अंदर ना आने देने के कारण यही है कि ऐसा ना हो कि कोई आपको फोर्स करके आपके साथ आके आपका पिन लेके, यानी कि आपको पिन से अमाउंट विड्रॉ कर रहा हो, तो ये उस प्रकार की सिक्योरिटी के लिए है। और तीसरी बात, जब हम कहते हैं कि मोबाइल फोन यूज ना करें, इसीलिए क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई और आपका कार्ड यूज करता हो, मोबाइल फोन पे आपका पिन लेके इसका इस्तेमाल करता हो। लेकिन नेट बैंकिंग जो अगला हमारा कदम है, और हम देख रहे हैं कि आजकल तो उसका यूजेज लगातार एक्सपोनेंशियली, यानी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। देखिए, इसमें काफी सारे कारण होते हैं। पहली बात तो यह है कि आपको कन्वीनियंस देता है, आप कभी भी नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसमें आपके लिए अब बैंकिंग आवर्स का कोई मतलब नहीं रहता। तो दूसरी बात यह है कि आप वहां पर कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ईज होती है। यानी कि ये पूरा जो ट्रांजैक्शन हमने लिस्ट आपको बताया था कि किस प्रकार से आप चेकबुक ऑर्डर कर सकते हैं, वो सब आप नेट बैंकिंग के कर सकते हैं। तो इनफैक्ट आप एटीएम के जरिए जो कुछ कर सकते हैं वो सब कुछ इंटरनेट से भी कर सकते हैं, पैसे निकालने के अलावा। लेकिन आपको ये भी जानकारी देनी चाहिए कि जब आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो वहां पर आप अपने अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट करवा सकते हैं, ये सब ट्रांजैक्शंस आप नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं, तो ये इसमें आपके लिए आसानी हो जाती है। तो इनफैक्ट अगर आप देखें तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है कि पासवर्ड याद रखना पड़ता है, फिर कुछ बैंक ट्रांजैक्शन पासवर्ड अलग से देते हैं, फिर आपके पास फोन भी होना चाहिए। ये जो पूरा ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी का सिस्टम है, इसमें क्या खास बातें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, इसमें पहले तो एक आपका लॉगिन रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉगिन क्या है, क्योंकि काफी सारे बैंक कस्टमर आईडी लॉगिन रखते हैं, दूसरे बैंक आपको अपना दूसरा लॉगिन चूज करने देते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, एक जो पहला पासवर्ड रहता है, वो पहला पासवर्ड थोड़े थोड़े दिन में एक्सपायर होता जाएगा, यानी कि अभी कितने समय में हर एक बैंक के लिए अलग रहता है। पर इसमें आपको ये जरूरी याद रखना है कि अब का पासवर्ड क्या है, क्योंकि क्या होता है कि काफी सारे बार 3 या 5 रॉन्ग एंट्री के बाद
अकाउंट लॉक हो जाता है। तब सेकंड स्टेप आता है कि जिसे बैंक्स ये 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन प्रोसेस करते हैं कि एक दूसरा पासवर्ड आता है। दूसरा पासवर्ड काफी सारे बैंक आपको ईमेल करते हैं या मोबाइल फोन पे भेजते हैं। तो यानी कि उस समय जो मोबाइल फोन नंबर आपने वहां रजिस्टर किया हुआ है वो आपके पास रहना जरूरी है। अब काफी बार क्या होता है कि आप ऐसे एरिया में हो जहां आपको मोबाइल फोन का कनेक्शन में देरी होती है, तो आपने थोड़े समय में वो पासवर्ड एंटर नहीं किया तो फिर भी वो इनवैलिड हो जाता है। करीब 10 मिनट का समय होता है। अब वो बैंक इट डिफर्स फ्रॉम बैंक टू बैंक, तो उसमें इसीलिए बैंक आपको ईमेल भी करते हैं। तो यानी कि आपको ये एक एक्सेस रखना जरूरी है और फिर वो दूसरा पासवर्ड एंटर करने के बाद आप अपने अकाउंट में चले जाते हैं। तो काफी सारे लोग तो यही प्रोसेस से घबरा जाते हैं, क्योंकि इसमें हर बार जब आप अकाउंट खोलने जाते हैं तब ये टेंशन आ जाता है कि पासवर्ड क्या है और ये क्या होगा। तो उससे बचने के लिए काफी सारे बैंक क्या करते हैं कि अभी एक ऑनलाइन प्रोसेस उन्होंने कर दिया कि मान लीजिए कि आपका अकाउंट लॉक हो गया, तो उसको अनलॉक करने के लिए आप एक ऑनलाइन पासवर्ड ही जनरेट कर सकते हैं इमीडिएटली। पर लेकिन यहां पर भी एक इश्यू है, क्योंकि वो ऑनलाइन जो पासवर्ड भेजेंगे वो वापस आपके ईमेल या फोन नंबर पे आएगा। तो अगर आपके फोन या उससे कोई प्रॉब्लम के हिसाब से आपका ये लॉक हो गया तो वहां पर तो आप फंस गए हैं। अब तो आपके बैंक अकाउंट में घुसने के 2 दरवाजे हैं, आपका ईमेल और आपका मोबाइल फोन, तो इन दोनों को भी सुरक्षित रखना जरूरी है। लेकिन जैसे हमने पहले बात की कि आप डेबिट कार्ड से बहुत कुछ कर सकते हैं या आप एटीएम से बहुत ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, क्या ऑनलाइन अकाउंट से कुछ ज्यादा कर सकते हैं? जरूर, ऑनलाइन अकाउंट से काफी सारा ज्यादा चीज होती है। यानी कि आप देखिए फंड्स ट्रांसफर, अकाउंट बैलेंस, चेकबुक, ये सब तो मान लीजिए आप कर ही रहे हैं। लेकिन जब आपका टैक्स भरने की बात है, अब देखिए इनकम टैक्स के हिसाब से या इवन सर्विस टैक्स में ऐसा कर दिया है कि अबव अ सर्टेन लिमिट आपको टैक्स ऑनलाइन ही भरना है। तो ये इस प्रकार के जब टैक्स आपको भरने हैं तो आप सीधे अपने अकाउंट से टैक्स भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें एक चीज याद रखनी जरूरी है कि जब आप कोई भी टैक्स भरना चाहते हो तो आपको पहले एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में आपका या तो आपका पैन नंबर या आपका सर्विस टैक्स नंबर उसको लिंक किया जाएगा, ऑथेंटिकेट किया जाएगा। उसके बाद आप इस प्रकार के टैक्सेस भर सकते हैं और आसानी से। और दूसरी बात कि बिल पेमेंट तो वहां पर कर ही सकते हैं, लेकिन बिल पेमेंट में एक और चीज है कि क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट भी यहां से होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जिस बैंक का आपके पास बैंक अकाउंट हो उसी का अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड हो तो उसमें एटीएम से पेमेंट हो सकते हैं। लेकिन काफी सारे बैंक अब नेट बैंकिंग में आपको किसी और बैंक के क्रेडिट कार्ड का भी पेमेंट करने की सुविधा देते हैं। तो आप एक बार वहां पर भी यही करना है कि एक बार अपना क्रेडिट कार्ड का जो नंबर है उसको रिकॉर्ड कर देना है और फिर हर महीने जब आपको चाहिए तब आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा तो अब ऑनलाइन शॉपिंग तो सभी करते हैं, तो उसमें जिस प्रकार से आप वहां पर क्रेडिट कार्ड का यूज करें उस प्रकार से आप सीधे नेट बैंकिंग के हिसाब से भी पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट में डिफरेंस यही है कि वहां नेट बैंकिंग में जितना बैलेंस है आपके पास उतना का ही आप शॉपिंग कर सकते हैं और उसमें आपको फ्यूचर में कोई चिंता नहीं रहती। लेकिन बिल भरना नहीं पड़ता। हाँ, बिल भरने की आपके पास चिंता नहीं रहती, लेकिन उसमें रिस्क भी वही है कि अगर आपके अकाउंट बैलेंस में अकाउंट का बैलेंस काफी बड़ा है तो अगर किसी ने मिसयूज कर दिया तो पूरा अकाउंट बैलेंस साफ हो सकता है। मुझे ये ज्यादा सेफ लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग क्रेडिट कार्ड पे करें और बाद में फिर क्रेडिट कार्ड का बिल महीने में एक बार भर दें। हाँ, वही एक अच्छी प्रोसेस रहती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप क्रेडिट कार्ड का अगर आपके पास बैलेंस तो है ही तो 2 बेनिफिट रहते हैं। जिस पूरे समय के लिए आप क्रेडिट पीरियड का यूज करते हैं उस समय के लिए आपका बैंक बैलेंस इंटरेस्ट कमाता है। उसके सामने क्रेडिट कार्ड में स्पेंड रूट करने से आपको वहां शायद पॉइंट्स भी मिलते हैं, तो उसका भी बेनिफिट मिलता है। और अगर आपके पास बैलेंस है ही तो उसमें पेमेंट की तो कोई चिंता नहीं है, तो एडिशनल बेनिफिट्स आप इस प्रकार से ले सकते हैं। लेकिन आजकल तो जहां तक मेरा सवाल है तो मैं ऑनलाइन भी नहीं जाता हूं, ज्यादातर ट्रांजैक्शन मोबाइल पे हो जाते हैं। अब वो एक और स्टेप है जिसमें आपके लिए कन्वीनियंस आपके सीधे मोबाइल पे आ गई, यानी कि आपने पूरा अपना बैंक का ऐप के जरिए लॉग इन कर दिया है, आपको पूरा एक्सेस है, तो वहां पर से आप सीधे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यानी कि ये सभी चीजें जो हम ऑनलाइन करते हैं वो सभी चीजें आप मोबाइल से कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल पे आप देख सकते हैं। यानी ये इस प्रकार का ट्रांजैक्शन को समझने के लिए आप समझ लीजिए कि आपकी बैंक जो पहले फिजिकल थी
वो आपके पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप पे आ गई, ऑनलाइन बैंकिंग में वो अभी आपके फोन पे आ गई, क्योंकि अब आप फोन तो आप सभी चीजों के लिए यूज करते हैं, म्यूजिक सुनने से लेके शॉपिंग तक। तो ये बैंक भी आपके मोबाइल फोन पे आ गई है और वही सभी ट्रांजैक्शंस यहाँ का किया जाता है। इसीलिए मोबाइल की सेफ्टी अब और भी जरूरी हो गई है, क्योंकि अगर वो गुम हो गया तो वहां आपके पास अभी आपका बैंक भी वहां पर साथ में है। ओके, तो अब आप सब कुछ मोबाइल के जरिए कर सकते हैं। ऐसा मैंने सुना है कि मोबाइल टू मोबाइल भी पेमेंट होने लगे हैं या हो सकते हैं, मैंने तो अभी तक किया नहीं है। नहीं, उसमें भी फैसिलिटी है कि आप सीधे मोबाइल से किसी दूसरे आदमी जिसके पास एक मोबाइल फोन हो उनको फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी काफी सारे बैंक देती है। तो उसमें प्रोसीजर आपको सिर्फ थोड़ा पहले करना पड़ता है कि किस प्रकार, यानी कि जो रिसीवर है उनकी डिटेल्स रजिस्टर करने पड़ते हैं, उनको एंटर करना पड़ता है और फिर ये इस प्रकार के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इन प्रकार के ट्रांजैक्शन में एक लिमिट रहती है, तो वो लिमिट को भी ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन अब फंड्स ट्रांसफर भी इजी हो गया है, यानी कि आपको फिजिकली नोट सभी को देने नहीं पड़ते, चेक भी देना नहीं पड़ता, ये सभी अपने मोबाइल्स पे आप जो रकम रहती है वो आप देख सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि इस मोबाइल पे कम से कम 1.5 दर्जन तो ऐप होंगे मेरे, और तरह तरह के ट्रांजैक्शन हम करते हैं, तरह तरह की चीजें अपलोड डाउनलोड करते रहते हैं। इसी मोबाइल में मेरा बैंक का भी ऐप है और सारे पैसे की चाबी है, तो रिस्क भी काफी है। रिस्क भी काफी है, लेकिन थोड़ी वहां पर अगर जिस प्रकार की आप सेफ्टी फीचर्स दूसरी जगह पे यूज करते हैं उस प्रकार से आपको यहीं पर भी करना होगा, यानी कि कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो तो आप जो सेफ्टी के फीचर्स यानी कि ध्यान रखते हैं वो यहां पर भी रखना होगा। लेकिन ये इस प्रकार का एक रिस्क तो बढ़ता ही जाता है, क्योंकि आपकी सभी चीजें इस फोन पे, यानी कि मान लीजिए आपने ट्रांजैक्शन किया तो जो इंफॉर्मेशन आएगी एसएमएस के जरिए वो भी इसी फोन पे आएगी। तो फोन ही कॉम्प्रोमाइज हो गया तो फिर थोड़ी तकलीफ हो सकती है। इसीलिए सेफ्टी पर भी ध्यान दीजिए, लेकिन काफी सारे लोग ये कन्वीनियंस को ज्यादा महत्व देते हैं और इस हिसाब से इस प्रकार का ट्रांजैक्शन उनके लिए कन्वीनियंट हो जाता है। हालांकि यहाँ पर भी आप अगर अपना ऐप खोलने जाते हैं तो वहां पर एक ऑथेंटिकेशन अलग से होता है, तो एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है। उसके अलावा आप अपने मोबाइल पे भी एक पासवर्ड डाल के उसको सेफ रख सकते हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि आपको अगर कुछ अननोन ISD कॉल आते हैं तो उनको अवॉइड करना चाहिए, इस तरह से भी डेटा आपका ट्रांसफर हो सकता है, इस तरह की बातें चलती हैं। क्या ये भी होता है? देखिए, आप नॉट ओनली कोई कॉल आए या ऐसा कुछ आए, पर लेकिन कोई वेबसाइट पे या किसी ऑनलाइन पे जाए तो यही डेंजर रहता है कि क्या उस वेबसाइट के जरिए या किसी और तरह से ये कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके फोन में नहीं आ रहा। तो ये सब जो पासवर्ड, एडिशनल पासवर्ड्स रहते हैं, सिक्योरिटी फीचर्स रहते हैं, वो इसीलिए रहते हैं कि एक बार फिर प्रूव करने के लिए कि आप ही ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। लेकिन ये सब जो सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर जिसे कहते हैं, वो काफी डेंजरस होते हैं, यानी कि एक बार आपके फोन में भी आ गए तो वो बहुत नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए सेफ्टी थोड़ा रखना जरूरी है, यानी कि कोई भी अननोन जगह पे इस फोन के जरिए न जाए या न क्लिक करे, क्योंकि उससे कुछ भी, यानी कि इस प्रकार का इन्फेक्शन लग सकता है। बिल्कुल। हालांकि अगर आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने जाते हैं, मोबाइल के जरिए भी फंड ट्रांसफर करने जाते हैं, तो आपको अपने डेबिट कार्ड से भी कुछ डिटेल्स या इस तरह की चीजें डालनी होती हैं ताकि सारी इंफॉर्मेशन फोन के अंदर से ना मिले अगर किसी ने आपका फोन हैक भी कर लिया हो। लेकिन जरूरी है कि आप इस तरह की सारी चीजों को बिल्कुल गोपनीय रखें, अपने पास संभाल कर रखें, कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे वो केवल 10 मिनट के लिए वैलिड रहने वाला वन टाइम पासवर्ड ही क्यों ना हो, क्योंकि 10 मिनट भी काफी होते हैं आपके बैंक से पूरा बैलेंस गायब करने के लिए। तो सावधानी रखें। तो इससे ज्यादा सुविधाजनक बैंकिंग शायद कभी नहीं थी जो आज हमारे पास मौजूद है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ सवालों के जवाब। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला कदम में अकाउंटिंग से जुड़े हुए, आपके अकाउंट से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब हम देंगे। हमारे साथ पहले दर्शक शिमला से जुड़ रहे हैं और वो हैं अमित। अमित बताइए। नमस्कार सर, मैं शिमला से अमित बोल रहा हूँ सर। जी सर, मेरा म्यूचुअल फंड से संबंधित सवाल है सर। मैं पहले बता देता हूँ, मेरी मंथली बचत है सर 15,000 रुपये, और सर मैं LIC के जीवन आनंद में सर 14,000 पे इन्वेस्ट करता हूँ, और टेबल 14 में सर 12,000, और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में सर 16,000। ये मेरी मंथली उसमें सर इन्वेस्ट है।
LIC में सर। और इसके अलावा सर मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। सेविंग है आपने कहा सर? मेरी LIC में टोटल आपकी इनकम और सेविंग कितनी है? सर मेरी टोटल सेविंग है 15,000 पर मंथ। 15,000 पर मंथ। और आप 14,000 एक में लगाते हैं, 12,000 दूसरे में लगाते हैं, थोड़ा हिसाब समझ में नहीं आया हमें। सर मैं एनुअली लगाता हूँ सर। मैं एनुअली लगाते हैं। ओके। हाँ, तो आपकी साल भर की सेविंग तो हो गई, फिर 15,000 के हिसाब से 1,80,000 रुपए। हाँ सर। और इसमें मैं 60,000 करीब 60,000 के लगभग में सर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और LIC में लगाता हूँ सर मैं अपना। और सर मैं जो ये बचत है इसके अलावा मैं सर गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तो मेरा न्यू पेंशन स्कीम में भी मेरा 10% कटता है सर। ओके, अब सवाल क्या है आपका? अब सर मैं म्यूचुअल फंड में सर पर मंथ में 2,500 रुपये लगाना चाहता हूँ सर मैं, 2,500 रुपये। तो मैं SBI के सर 2-3 इक्विटी और गिल्ड फंड के बारे में जो अच्छी स्कीम है सर उसके में जाना चाहता हूँ सर। ओके, तो आप म्यूचुअल फंड में भी फिक्स्ड इनकम में लगाना चाहते हैं अर्नब, जहां तक इनकी बात मुझे समझ में आई। देखिए, अगर आप फिक्स्ड इनकम में ही लगाना चाहते हैं तो पहले मैं जरा इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो के बारे में बता दूं कि अगर आप इनके पोर्टफोलियो की तरफ देखें तो सभी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो उसमें एक रिस्क ये रहता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप शायद इन्फ्लेशन को बीट ना कर सके, यानी कि रियल टर्म्स में जिसमें कि आप अपने पैसों से कुछ और खरीद सके वैसा न हो। तो पूरा पोर्टफोलियो डेट में रखना बहुत सबसे बड़ा लंबी अवधि में रिस्क यही है कि आपने आज 100 रुपए बचाए तो 20 साल के बाद आपको उस पर इंटरेस्ट वगैरह मिला के अगर 300 रुपए भी मिले तो उसकी कीमत दरअसल आज के 100 रुपए से कम हो जाएगी। आज आप 100 रुपए में जो चीजें खरीद सकते हैं वो उस वक्त 300 में भी नहीं खरीद पाएंगे। हाँ, वही एक बड़ा रिस्क रहता है। तो आपको जरा थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन यानी कि अलग एसेट क्लास की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में ही जाना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, इक्विटी ऑप्शन भी है, डेट ऑप्शन भी है। पहले मैं इनके डेट के क्वेश्चन को एड्रेस कर दूं कि अगर आपके पास डेट इन्वेस्टमेंट करने हैं और आपके पास लंबी अवधि है तो आज से अगर आपको शुरू करना है तो आप एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इनकम फंड जैसे में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम है। लेकिन देखिए, इनकम फंड में इसका परफॉर्मेंस उस पर आधारित रहेगा कि डेट मार्केट में क्या होता है, यानी कि ब्याज की दर घटती है तो इनको ज्यादा फायदा होता है और जब ब्याज की दरें बढ़ती है तो इनका रिटर्न कम हो जाता है। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूरे साइकिल में इनका ये रिटर्न एवरेज आउट हो जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार के फंड को वो देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर इनको इक्विटी की तरफ जाना है तो इन्होंने कभी इक्विटी में इन्वेस्ट किया नहीं लगता है। बिल्कुल, इनके सारे पूरे फिक्स्ड इनकम ही है। तो उनको स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से एक लार्ज कैप इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अच्छी कंपनीज रहती है तो उनमें वॉलेटिलिटी कम होती है और एक ही इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि पोर्टफोलियो में काफी सारे होल्डिंग्स होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। तो उसी से शुरू करना चाहिए। और इनके पास जो रकम है 2,500, उसमें से शायद शुरुआत करने के लिए थोड़ी 1,000 रुपया की को यहाँ मूड ले तो उससे अच्छा होगा, जिससे इनके लिए एक आसानी होगी अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। भारत भूषण हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हैं। भारत भूषण जी, बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए, क्या है आपका सवाल? सर मेरा सवाल ये था, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा। तो सर मुझे ये कैसे मालूम पड़ेगा कि जो मेरा अकाउंट है वो NSE में खुला हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपनी ID दी है मुझे। कोई ऐसी साइट हो जहाँ से मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि मेरा पैसा सेंसेक्स में ही लग रहा है, निफ्टी में ही लग रहा है, कहाँ से कोई आइडेंटिटी, कोई हमारे पास कोई नंबर होता हो जो जिससे मेरे को ऐसा लगे मेरा पैसा कहीं फ्रॉड हाथों में नहीं जा रहा सर। नहीं, आपने जो पैसे लगाए हैं वो शेयर में डायरेक्ट लगाए हैं? हाँ, डायरेक्ट शेयर मार्केट में लगाए। तो आपका एक डीमैट अकाउंट होगा? जी सर जी। वो कहाँ है? वो डीमैट प्राइवेट एजेंसी में ही है सर एक। ओके, क्या वहाँ भी इनको कुछ डर होना चाहिए कि इनके डीमैट अकाउंट में वाकई शेयर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? नहीं, आपको जरूर देखना चाहिए कि डीमैट अकाउंट में आपके होल्डिंग्स कौन से हैं, क्योंकि रेगुलर इंटरवल पे डीमैट अकाउंट के होल्डिंग्स आपको मिल जाएंगे। और जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तभी एक स्टेटमेंट मिलेगा कि ये नए शेयर्स आए हैं, ये पुराने शेयर्स चले गए। तो आप मैच कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने खरीदे 5 शेयर, तो ये 5 शेयर क्या अकाउंट में आए हैं
क्या आज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसमें से 2 बेच दिए तो क्या ये 2 चले गए हैं, और कितनी क्वांटिटी है, कब आए कब चले गए, ये सभी डिटेल्स आपको डीमैट अकाउंट में मिल जाएगी। तो अपना डीमैट अकाउंट का स्टेटमेंट रेगुलरली चेक कीजिए, वहीं से ये पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। तो उससे आपको पता भी चलेगा एक्सपोजर कहाँ है, कितना एक्सपोजर है, क्योंकि हर एक शेयर में आपकी अलग अलग रकम लगी हुई हो। अच्छा, एक्सचेंज तो इसका हिसाब नहीं रखते, लेकिन जो डिपॉजिटरीज हैं NSDL और CDSL मेरे ख्याल से या फिर स्टॉक होल्डिंग भी जो इसका दरअसल हिसाब रखते हैं, जहां पे ये शेयर्स होते हैं, जो इनके कस्टोडियन होते हैं। हाँ, तो आपको मल्टीपल सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, यानी कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शंस की इन्फॉर्मेशन आपको एक्सचेंज भी देता है, आपका ब्रोकर भी देता है। इसीलिए जब शेयर्स आते हैं डीमैट अकाउंट में तो आप अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी कि जो एंटिटी जो डीमैट अकाउंट जहां पर आपने खोला हुआ है, वो आपको एक स्टेटमेंट देगी, और इसके साथ ही आपको एक स्टेटमेंट जिस डिपॉजिटरी में है, यानी कि NSDL या CDSL, वहां से भी इस प्रकार का एक स्टेटमेंट मिलेगा। तो डबल चेक होगा, लेकिन एक चेक इज गुड इनफ, लेकिन आपको श्योर ही करना है तो दोनों जगह से चेक। तो ये बताइए कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं भारत भूषण जी, क्या आपको SMS आता है कि आपने ये शेयर खरीदे या ये शेयर बेचे? जी सर, मेरे पास SMS आते हैं सर, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। प्रॉब्लम सर मुझे थोड़ा डाउट ये होता है फ्यूचर में बाई चांस मेरा ब्रोकर अपने फायदे के लिए अगर मेरे शेयर्स बेच दे, मेरी जो प्राइवेट एजेंसी है वो बंद हो जाए, तो हम मेरे शेयर सारे बेच दें, तो उसका डर है सर मुझे थोड़ा सा। तो क्या ये रिस्क है कि आपका ब्रोकरेज अगर डूब जाए तो आपके पैसे डूब जाएंगे, क्योंकि शेयर तो इनके नाम से इनके डीमैट अकाउंट में है? देखिए, अगर आपके शेयर अपने अकाउंट में है, यानी कि आपके नाम में है, तो उसमें तो आपका ब्रोकर नहीं बेच सकता जब तक आप उसको हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब आप ब्रोकर के साथ अग्रीमेंट साइन करते हैं तो उसमें सभी कंडीशंस जो फाइन प्रिंट है उसमें लिखा हुआ होता है कि अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इन केस बैलेंस इज नॉट मेंटेन्ड द ब्रोकर। पर अगर हमने कैश में लिए तो फिर तो बैलेंस का भी सवाल नहीं है ना? नहीं, इसमें काफी लेवरेज हो। हाँ, नहीं, पर इसमें काफी बार क्या होता है कि आपको एनुअल DP चार्जेस लगते हैं या कोई और चार्ज लग गया, और उसके लिए आपके अकाउंट में बैलेंस न हो, यानी कि एनुअल 500-600 रुपया, तो कभी जो ब्रोकर है और आपने पेमेंट भी नहीं किया हो उसके बाद, तो ब्रोकर शायद 1000 रुपये का शेयर है ऐसा कुछ करके छोटा सा रकम बेच सकते हैं, लेकिन पूरा तो बेच नहीं सकते। तो आप ये सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल करें, और अगर फिर भी आपको डर हो तो फिर मुझे लगता है एक भरोसे वाला ब्रोकर ढूंढें, क्योंकि ब्रोकर तो ऐसा ही होना चाहिए जिस पर आप भरोसा कर सकें। अपनी लाखों या फिर करोड़ों का पोर्टफोलियो आप उसके जरिए मैनेज करते हैं। आफ्टर ऑल, फेसबुक पे एक सवाल आया है धीरज का। धीरज जी योजना बना रहे हैं CFP का कोर्स करने की, तो ये सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बनना चाहते हैं और अगले महीने इनकी योजना है शुरुआत करने की। इनको इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, करेंसी का पूरा नॉलेज चाहिए। तो ये पूछ रहे हैं दरअसल अर्णव कि क्या ये कोर्स इनके लिए काफी होगा इन सारे सेक्टर्स का नॉलेज हासिल करने के लिए, इन सारे इन्वेस्टमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑप्शंस हैं, उनके बारे में पूरा ज्ञान हासिल करने के लिए और खूब पैसे बनाने के लिए। देखिए, जो CFP का कोर्स रहता है वो आपको मदद करता है कि आप दूसरे को फाइनेंशियल एडवाइस दे सके, यानी कि जब आप उसमें सर्टिफाइड हो जाते हैं तो आप दूसरे की मदद कर सकते हैं उनका फाइनेंसेस और फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। तो इसमें इन्वेस्टमेंट आ जाता है, इंश्योरेंस आ जाता है, टैक्सेशन आ जाता है, और ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से की जाती है वो सभी आ जाते हैं। तो ये एक जरिया है जिसमें आप एक एडिशनल सर्टिफिकेशन पा सकते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस पा सकते हैं। लेकिन अब इसमें कितना डीप जाना है वो आप पे निर्भर करता है, क्योंकि आपको मान लीजिए कि ये इन्वेस्टमेंट्स के बारे में है तो ओवरऑल शायद व्यू मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको एक्सपर्टीज उसमें चाहिए तो आपको एडिशनल मेहनत अपने आप से करनी पड़ेगी। तो ऐसा न माने कि ये कोर्स करने से ही आप सब कुछ कर पाएंगे, लेकिन ये एक पहला कदम रहता है जिसमें आपको एक स्पेसिफिक लेवल तक आप आ सकते हैं, बेस मिल जाता है, और उसके ऊपर से आप अपना एक्सपर्टीज बिल्ड कीजिए फॉरेक्स मार्केट में या इक्विटी मार्केट्स में, डेट मार्केट में, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो उससे आपको। तो ये दूसरों को सलाह देने के लिए, अगर ये धीरज जी ऐसे चाहते हैं कि वो खूब पैसे बनाएं, खुद से ट्रेडिंग कर पाएं, तो क्या उसमें भी ये कोर्स काम आएगा? नहीं, ये जैसे मैंने कहा खास करके दूसरे के लिए एडवाइस किस तरह से की जाती है, लेकिन आप खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप दूसरे को बोले, लेकिन जिस प्रकार से इनकी जो योजना है उस प्रकार से मैं मानता हूं कि उनको स्पेसिफिक एक्सपर्टीज, एडिशनल एक्सपर्टीज चाहिए, और वो उसके लिए उनको काफी और भी करना पड़ेगा।
बिल्कुल। और धीरज जी, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं किसी भी बाजार में, तो आपको हर रोज लगातार सीखते रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट चाहे डेट का हो, फॉरेक्स का हो या शेयर का हो, यहाँ का जो गेम है वो हर रोज बदल जाता है। तो आप जितना ज्यादा सीख पाएंगे उतने ही कामयाब ट्रेडर साबित होंगे। लेकिन CFP का कोर्स करने के बाद आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर के तरीके से लोगों को सलाह दे पाएंगे और फी बेस्ड इनकम या फिर दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचकर जो कमीशन मिल सकता है वो जरूर आप हासिल कर पाएंगे। अगर आप ये कोर्स करने की सोच रहे हैं तो काफी उपयोगी होगा, जरूर करें। वडोदरा से जुड़ रहे हैं विशाल जी, बताइए। जी बोलिए। सर मेरे को ना 3 SIP शुरू करना चाहता हूँ मैं, और जो मनी से इन्वॉल्व करना चाहता हूँ 3,000 to 4,000 रुपी टोटल। और जो मेरा ऑब्जेक्टिव है 10 to 15 ईयर्स एटलीस्ट है। आपने ये कैसे तय किया कि आप 3 SIP करेंगे? सर मेरे को 2-3 अलग अलग ऑप्शन के लिए मैं जाना चाहता हूँ। तो कुछ सोच रखा है मेरा एक? जी सर, कुछ सोच रखे हैं ऑप्शंस? नहीं, मैंने म्यूचुअल फंड भी सोचे हैं। उसी के लिए मैं आपसे गाइडेंस चाहता हूँ कि अगर मेरे को 10 to 15 ईयर के लिए करना चाहिए तो उसी हिसाब से आपकी तरफ से 2 या 3 कौन से म्यूचुअल फंड SIP सजेस्टेड रहेगी? टोटल अमाउंट आपके पास 4,000 रुपए होगा हर महीने? हाँ, हर महीने 4,000 रुपए। ओके, क्या कहेंगे आप अर्णव इन्हें? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि बहुत सारे फंड्स ऐड ना करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक फंड के पास 25-30 होल्डिंग्स रहते हैं। मुझे इतना समझता है कि एक तो डेट होता है और एक इक्विटी होता है। अब फिर इतनी सारी 50 तरह की स्कीम क्यों होती हैं, और कितनी होनी चाहिए किसी भी एक आदमी के पास? नहीं, देखिए, इतने हर एक ऑप्शन में एक प्रकार की जो स्कीम होती है वो एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करती है। यानी कि मैं आपको इक्विटी में समझाऊं तो लार्ज कैप फंड्स होते हैं, मिड कैप फंड्स होते हैं, स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, मल्टी कैप फंड्स होते हैं, लार्ज कैप फंड्स विद अ स्मॉल फ्लेवर ऑफ मिड कैप्स रहते हैं, फिर सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स रहते हैं, टैक्स सेविंग्स फंड्स रहते हैं। यानी कि थोड़े थोड़े पोर्टफोलियो में बदलाव के साथ आप अलग अलग प्रकार का रिस्क रिटर्न रिवॉर्ड रेशियो ये क्रिएट करना चाहते हैं। इसी प्रकार डेट फंड में देखिए, लिक्विड फंड, शॉर्ट टर्म फंड, इनकम फंड, गिल्ड फंड, मंथली इनकम प्लान, यानी कि ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अब इतने सारे ऑप्शंस के बीच से, चूंकि इनका एक गोल तो बहुत क्लियर है कि इनको 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या फिर ऑप्शन कुछ अब हम नैरो डाउन कर लें? इतना लंबा व्यू है, इतना लंबा व्यू है तो इनको डेफिनेटली इक्विटी में जाना चाहिए, क्योंकि डेट में जाने से इनका ओवरऑल इतना लंबे समय के लिए आप पूरा बेनिफिट नहीं रियलाइज कर पाएंगे। तो इक्विटी का ऑप्शन आप चूज करते हैं। फिर उसके बाद बात आती है कि आपके पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए। हर एक स्कीम में 25 से 30 होल्डिंग्स रहते हैं, काफी के थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो बहुत सारी स्कीम्स ऐड करने से इसमें क्या होता है कि काफी सारे स्कीम के होल्डिंग्स ओवरलैप होते हैं, तो उससे कोई एडिशनल फायदा नहीं होता। तो जैसे आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो तो आप थोड़े अलग प्रकार के फंड्स ऐड करें, पर मेरा मानना है कि बड़े पोर्टफोलियो में भी 5-6 स्कीम से ज्यादा फिलहाल 4,000 रुपए में इनको 2 स्कीम काफी होगी। 2 स्कीम काफी होगी, क्योंकि एक तो चीज ये डाइवर्सिफिकेशन की बात है कि कितने होल्डिंग्स आते हैं, ओवरलैप होता है। दूसरी बात यह है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो भी, मान लीजिए 1,000 रुपये डाले तो उसमें कुछ बहुत होने वाला नहीं है, तो थोड़ा बड़ा करने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें 4,000 रुपये है तो 2 स्कीम अच्छी रहेगी, और उनको अलग प्रकार की 2 स्कीम ये चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि लार्ज कैप फंड एक चूज कर लिया, जिसमें इनको थोड़ी वॉलेटिलिटी कम रहती है, अच्छी कंपनीज भी आती है, तो उसमें फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड है, प्रूडेंशियल ICICI फोकस ब्लू चिप फंड है, इस प्रकार के फंड चूज कर सकते हैं। दूसरी तरफ मिड कैप फंड्स रहते हैं, तो जिसमें एक्सपोजर मिड कैप में रहेगा, वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, लेकिन 15 साल का आउटलुक है, तो उसमें उनको भी कोई चिंता होनी नहीं चाहिए, तो वो एक ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार के धीरे धीरे करके, तो एक लार्ज कैप और एक मिड कैप आप कह रहे हैं? अभी के लिए यही इनके लिए अच्छा रहेगा, बिल्कुल टाइम फ्रेम और अमाउंट्स दोनों देखते हुए, क्योंकि ये मेरे हिसाब से ये थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा समय है। तो आप रिस्क लें, डेट में बिल्कुल न जाए, केवल इक्विटी में रहें, और वहां पर भी अगर आपको कॉम्बिनेशन रखना है तो इतना ही रखिए कि एक लार्ज कैप और एक मिड कैप फंड के अंदर आप पैसे लगाएं, और उम्मीद करेंगे कि 15 साल में शानदार रिटर्न आप कमा कर निकलेंगे। अगला सवाल लेते हैं। फेसबुक पे हमें एक दर्शक सहदेव सिंह ने सवाल पूछा है, म्यूचुअल फंड क्या टैक्स फ्री होते हैं? ये इनका सवाल, और कितने समय के बाद म्यूचुअल फंड
टैक्स फ्री हो जाते हैं। ये भी जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर बेचने पर कैलकुलेट होता है या प्रॉफिट निकला तो ही कैलकुलेट होता है। टैक्स की काफी इन्हें चिंता है शेयर बाजार के लिहाज से। तो म्यूचुअल फंड और शेयर दोनों में टैक्स का क्या समीकरण है और कितना टैक्स लगेगा? म्यूचुअल फंड्स को आपको दो हिस्सों में बांट देना चाहिए, इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स। इक्विटी फंड्स के लिए टैक्स ट्रीटमेंट अलग है, डेट फंड्स के लिए अलग है। इक्विटी फंड्स में बेनिफिट ये है कि अगर आपको डिविडेंड मिला वो टैक्स फ्री है, यानी कि आपको उस पर कोई टैक्स भरना नहीं रहता। दूसरी बात यह है कि आपने अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड 1 साल से ज्यादा के लिए रखा और उस पर कोई गेन हुआ, उस पर भी 0% टैक्स रेट है। और मान लीजिए कि आपने 1 साल से पहले बेच दिया, जिसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कहते हैं, तो वहां रेट 15% है। तो ये इक्विटी की बात हो गई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1 साल के बाद 0, डिविडेंड्स टैक्स फ्री। अब म्यूचुअल फंड्स के पास आते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स पे। डेट म्यूचुअल फंड्स में जो डिविडेंड आपको मिलता है वो टैक्स फ्री रहता है, लेकिन उसी डिविडेंड पे म्यूचुअल फंड आपके लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरती है। यानी कि ये एक आपके लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा, वो नेट एसेट वैल्यू में एडजस्ट हो जाता है। यानी कि अल्टीमेटली तो आप ही भरते हैं, लेकिन आपके पास जो डिविडेंड आया वो टैक्स फ्री रहता है। दूसरी बात, उसका होल्डिंग पीरियड अगर 3 साल से ज्यादा के लिए रखा तो वहां आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो जाएगा और उसको 20% पे टैक्स होगा विद द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। अगर आपने 3 साल से पहले बेच दिया और वहां पर गेन हुआ तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन गिना जाएगा, वो आपके इनकम में ऐड किया जाएगा और आपके इनकम पे जो भी टैक्स रेट लगता हो, यानी कि आप 20% ब्रैकेट में हो, 30% ब्रैकेट में हो, उसी हिसाब से इस पे टैक्स लगेगा। अब आ जाते हैं इक्विटी शेयर्स पे। इक्विटी शेयर्स पे सेम चीज है कि डिविडेंड जो मिला टैक्स फ्री है। अगर आपने 1 साल से ज्यादा के लिए रख के बेचा तो उसमें कैपिटल गेन्स होगा, तो वो उसमें भी 0% है। और शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि 1 साल से पहले बेचकर गेन किया तो 15% टैक्स रेट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। एक चीज याद रखनी जरूरी है कि इसमें जब आप बेचते हैं तब ये गिना जाता है, यानी कि आज अगर आपके पास बुक प्रॉफिट है पर आपने बेचा नहीं है तो तब कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आती, जब बेचते हैं तभी आती है। तो जिस दिन बेचेंगे उस दिन आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। और एक जो आपकी खास बात मुझे समझ में आई कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो इक्विटी के लिहाज से केवल 1 साल का है और डेट में लेकिन 3 साल का है, तो ये शायद इन्हें थोड़ा सा ख्याल में रखना चाहिए। जरूर, क्योंकि इक्विटी में एनकरेजमेंट के लिए इन्होंने पीरियड शॉर्ट रखा था। डेट में भी पहले 1 साल ही था, लेकिन पिछले साल उसको बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है। तो इसीलिए इक्विटी में होल्डिंग पीरियड शॉर्ट होने पर भी आपको टैक्स फ्री इनकम मिल सकती है, क्योंकि अगर ये लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाता है। बिल्कुल, तो इक्विटी में बेनिफिट ज्यादा है, डेट में थोड़ा कम है और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन भी अलग अलग है। इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। लेकिन जो आपका मूल सवाल था कि कब लगेगा टैक्स, तो जैसे कि अर्णव कह रहे हैं, जब आप बेचेंगे जिस दिन मुनाफा आपकी जेब में आएगा उसी दिन लगेगा। लॉस होगा तो कुछ नहीं लगेगा, केवल आपको एसटीटी देना पड़ेगा शेयर के मामले में, इतना आप ध्यान में रखें। लेकिन लॉस होगा तो उसमें जो लॉस के सामने आपको कैपिटल गेन्स अगर भरना है तो वो सेट ऑफ कर सकते हैं, यानी कि गेन्स के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। तो पिछले साल का लॉस इस साल कर सकते हैं? 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 8 साल के लिए। तो और दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इक्विटी में हुआ जहां पर टैक्स रेट 0% है, तो वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। सिर्फ वही गेन्स जो टैक्सेबल रहते हैं उसके सामने लॉस हुआ सेम कैटेगरी में, वही सेट ऑफ कर। तो डेट के सामने डेट का सेट ऑफ होगा, इक्विटी के सामने इक्विटी का, ऐसा? नॉट नेसेसरी। मान लीजिए आपने घर बेचा हो या कोई और लॉन्ग टर्म एसेट बेची हो, उसमें अगर लॉस हुआ है तो वो आप डेट के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने भी सेट ऑफ कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने भी, लेकिन रिवर्स नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते। ओके, तो घाटे का भी हिसाब रखें और उससे भी आप आगे जब मुनाफा कमाएंगे तो वहां पर बचत कर पाएंगे टैक्स में। इस बात का आपको जरूर ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद है कि अब आपके लिए निवेश करना आसान होगा। आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो हमारी आज की ये चर्चा फिलहाल यहीं पूरी होती है, लेकिन पहला कदम में हम अलग अलग शहरों में पहुंच रहे हैं और वाराणसी स्पेशल लेकर आएंगे आपके लिए। वहां के लोगों के साथ हमारी जो बातचीत हुई पहला कदम के मंच पे, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।